प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग विशुद्ध मनोयोग से पढ़ाई कर रहे होंगे और बिल्कुल चुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पूरा मन आपका पढ़ाई में लग रहा होगा। इसी उम्मीद की, इसी आशा के साथ आज का वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। आपने देखा ना, हमने कहा था कि 2 दिन फालतू गया कमीशन बिहार ने 2 दिन में सुबह सुबह न्यूज़पेपर में ही हमारे अधिवक्ता बंधुओं ने, उनका भी जुडिशरी में उम्मीद है कि वो मेंस लिखेंगे। तमाम अधिवक्ता बंधु और बहन जो हमारे सन्निकट हैं, सूचनाएं जिनके द्वारा हमें मिल जाती हैं, ठीक है, वो हम अपने अधिकृत ढंग से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों का लर्न होते हुए देखना और उसमें अनुशासन का सलेप लगते देखना सुकून दे जाता है दिल को। हमारी अधिवक्ता बहनें बेमिसाल आचरण जो मेंस इंटरव्यू फेस कर रही हैं, किसी कैटेगरी से हों, किसी क्लास से आती हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आचरण जो है वो बी नोटेड, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो जो बिहार अभियोजन अधिकारी का इंटरव्यू शेड्यूल आ चुका है, नवंबर लास्ट तक चलाएगा इंटरव्यू। हमें यही लग रहा है कि ज्वाइनिंग जो है नए साल में आप लोगों की होगी। रिजल्ट तो आ जाएगा, रिजल्ट पक्का, ये जान जाइए, लिख के रखिए। अब की बार 25 दिसंबर के पहले ये क्लियर हो जाएगा कि बिहार में एपीओ कौन बना, ठीक है। और आप लोगों की ज्वाइनिंग कराएगी नई गवर्नमेंट, मोदी जी की नहीं। जो विधानसभा में नीतीश जी की सरकार है, सॉरी मेरा दिमाग थोड़ा सा वो होगा, वहाँ चुनाव नहीं है विधानसभा का, वहाँ नीतीश गवर्नमेंट ही कराएगी, नए साल में कराएगी, कहने का मतलब ये। तो शेड्यूल आने से फ़ायदा क्या होता है, जैसे हमने 14 से 24 का मार्क रखा था, 3 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं। तो हमारी पास अधिवक्ता बहनों बंधुओं दोनों का फ़ोन आया कि सर बहुत लास्ट में है और शुरू में कर लेंगे तो चीज़ें। हमने कहा बिल्कुल बेटा, हम आपके साथ हैं, हमारी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। हम शुरू से कह रहे हैं कि हमारी हर योजना प्री पर, मेंस पर, इंटरव्यू पर आप लोगों के पैरेलल है, आप लोगों के सुविधा के दृष्टि को मजबूत करने के लिए है। और स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, आपके द्वारा छोटी मोटी धनराशि के दे देने मात्र से हम उससे वैभव प्राप्त करना पसंद नहीं करेंगे। आप खुद विचार कीजिए, जो व्यक्ति प्रचार कार्य की हिमायती ना हो वो आप लोगों के धन से वैभव चाहेगा? बहुत क्षेत्र है, और मैं विद्या को बेचने के हिमायती में नहीं। इसीलिए जो कुछ टीचर्स ऐसे हैं कि जो 100 रुपये की टेस्ट सीरीज चलाते हैं, 100 रुपया दीजिए और टेस्ट सीरीज एक पेपर ज्वाइन कर लीजिए। इसके मैं खिलाफ नहीं, मेरा बस चले तो इसके लिए उनको दंड का विधान करूँ। मतलब सरस्वती जी की ऐसी की तैसी कर रखा है। पाव भर गोभी, एक टेस्ट सीरीज ऐसे नज़र आती है जैसे पाव भर गोभी। मतलब न देने वाले का कोई मूल्य, न करवाने वाले का कोई मूल्य। वो सरस्वती जी को माने तब ना। ऐसे ही जो इस पैसे को बहुत वैभव की दृष्टि से देखता है, बड़ा पैसा है इसमें, मेरी दृष्टि में वो मानवीय मूल्य से उतर चुका है। जो लोग भी इसको बिजनेस के तौर पर दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहे हैं, वो विद्या का सर्व गला घोंट रहे हैं। ठीक है, परिस्थिति, आदमी कुछ भी करता है, ट्यूशन पढ़ाता है, वो ठीक है। ट्यूशन पढ़ाना और उसको पैरेलल एम्पायर करके बिजनेस खड़ा करना, दोनों में बहुत अंतर है। बिजनेस अप्रोच जो होता है वो आपका हित नहीं देखता, वो सिर्फ अपना हित देखता है। गुरुकुल हुआ करता था,
मिडिल में टीचर नियुक्त किए जाते थे। जैसे मान लीजिए कुशीनगर का कोई व्यक्ति है, उसकी नियुक्ति हो गई बस्ती में। मुजफ्फरनगर का कोई व्यक्ति है, उसका पूरब में ड्यूटी लग जाती थी। मिडिल एयर्थ की बात कर रहा हूँ। और वो टीचर उसी विद्यालय में आवास होता था। मैं पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, अपने चाचा बाबा दादा के। गुरुजी लोग वहीं रात में ठहरते थे, खाने पीने का इंतजाम, मतलब वहीं रहते थे। रात उनकी बीते कैसे? वो बच्चों को पढ़ने के लिए बुला लेते थे। किन उस जमाने में एर्थ में मिडिल बोर्ड हुआ करता था। 5th का तो होता ही था, एर्थ का भी बोर्ड एग्जाम होता था। 9th 10th तो होता ही था, 10th तो मशहूरी था, लेकिन एर्थ का भी होता था। उस एर्थ के एग्जाम को पास करना एक चुनौतीपूर्ण चीज होती थी। और उस पर डेडिकेशन के साथ सुबह 4 बजे उठ के वो गुरुजी लोग ढिबरी की रोशनी में, उस जमाने में लालटेन भी नहीं था, ढिबरी समझते होंगे, दिया ढिबरी, बहुत गरीब आदमी की स्थिति खस्ता हाल, रात में उसकी व्यवस्था करके मिट्टी की रोशनी से लोग जला चल। मैं खुद उससे पढ़ाई लिखाई मैंने की भी, हमने भी की है। तो वो उस पीरियड में आपसे मैं कहना चाहता हूं, वो गुरु जिनको सरकार उस जमाने में बमुश्किल 5 रुपया देती थी, 5 रुपया महीना, और उसमें वो व्यक्ति झुंड के झुंड लड़कों को रात में बुलाकर अपने जोखिम पर सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाता था। है कोई गुरु ऐसा? दिखाई देता है कोई गुरु? गुरु के रूप में विशुद्ध बनियागिरी चल रही है, विशुद्ध। हमसे ये नहीं होता, हम इस मिट्टी में हम नहीं जाना चाहते भाई। रोटी 2 रोटी सूखी खा के पड़े रहना, ये कर्म नहीं करना। मतलब जिसके निगाह में इसमें क्या दिखाई देती है कि दौलत बह रही है, वो जरा सोचिए, जिस समय ये सोच रहा होता है दौलत बह रही है, उस समय वो कैसे सोच सकता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं? विचारणीय प्रश्न है। और आप लोग भी उसमें पूरा हाथ निभाए हुए हैं। बुद्धि विवेक तो है नहीं। जो भीड़ का रेला चलता है गांव से, उसके गार्जियन का भी दबाव होता है, और वो तो नटखटिया है, ये है फटीचर कॉलेज से BA LLB उल्टा सीधा करके पहुंचा है, मार पीट करके। अब दुइये साल भीतर के अंदर वो नौकरी चाह रहा है, मौका लगा है, जाल बिछाए बैठे हैं। किसके जाल में कितना मुर्गा फंसेगा, और ठहाका लात को लगाकर कुकिंग पार्टी होगी, बियर बार वाली भी पार्टी होगी, इसका कोई अंत नहीं है। न्यायिक सेवा की हम तैयारी करते हैं, और न्यायिक सेवा का सबसे हाई वैल्यू क्या है? मॉरल। मॉरलिटी नंबर 1 पर चेक की जाती है। चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए जाएं, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट के न्यायाधीश बनाएंगे, नगेंद्र सिंह को याद कीजिए, पाठक सर को याद कीजिए, रामस्वरूप। समझ रहे हैं? बहुत हाई क्वालिटी होनी चाहिए भीतर से। प्रेमचंद की एक कहानी है, नमक का दरोगा। पढ़े होंगे बहुत सारे लोग, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नहीं पढ़े होंगे, पढ़ना कभी। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है नमक का दरोगा। ईमानदारी दिखाया गया है। वो जमाने चले गए, अब तो का पाएं का लूट खसोट के रख लें। और आप इन लोगों का मकसद तो देखिए, जो ये पैसे इतना बेनकूट कमाने की प्रपंच में या उसमें आपा खोकर लगे हैं, उनका उद्देश्य क्या है? निवेश क्या है? तिलक में दिखाना, शादी में दिखावा करना, महंगी गाड़ी से चलना, महंगी गाड़ी से चलना, भविष्य में उस पैसे से इकट्ठा करके इलेक्शन लड़ना। आप जरा सोचें ऐसे थलचर प्राणी को, मतलब कितनी पैशाचिक प्रवृत्ति है भीतर से। सिलेक्शन हुआ नहीं है, शादी के रिश्ते आने नहीं हैं, दहेज की परिकल्पनाएं अरबों पर हैं। कोई व्यक्ति सिलेक्शन पाके रोजगार रहित अगर लड़की को प्रेफरेंस दे और बगैर दिखावे के शादी करे, तो समझ में आता है उसमें जमीर है।
लेकिन जो अपने बराबर का पद खोजे ट्रेनिंग पीरियड में और दहेज में मोटी रकम, वो राजा राम मोहन राय से लेकर और जो ये इस जमाने के इतिहास में नाम जिसका दर्ज हो रहा है, पढ़ाया जाएगा आने वाले समय में, जो बच्चों के लिए नोबेल पुरस्कार पाए, बच्चों के लिए, बच्चों पर काम करने के लिए, उनको और मलाला को एक साथ नोबेल प्राइज मिला था। आप कमेंट में करके बताएंगे उनका नाम क्या था, जिससे पता चले कि आपने ये सुना है पूरा। आपको बताना है जो पाकिस्तान की एक प्रख्यात लड़की है यूसुफजई मलाला, उसके साथ भारत के एक व्यक्ति को बच्चों पर बहुत अच्छा वर्क करने के लिए गांधी के समान शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया था ईमानदारी के चलते। मतलब आप सोचिए, सन 80 से 90 के बीच में जो पीसीएस अधिकारी बना है, उसका बुद्धिहीनता, उसका विवेक से कुंठित होना समझ में आता है। उस जमाने में प्रतिष्ठा का यही बोध था कि गांव में दिखाना, झालर सालर छोड़िए, 5 गांव से निमंत्रण दे देना और दिखाना कि हम दुनिया के सबसे बड़े अधिकारी हैं। उसी व्यक्ति से कह दीजिए कि किसी बच्चे को निःशुल्क पढ़वा दीजिए, फट जाएगी। लेकिन वो शादी के मौके पर पूरे जमाने को दिखा रहा है कि हम इतने पावरफुल आदमी, हमसे डरो, हमारी पहुंच जमघंट सिंह तक है। अब इसमें शिथिलन आया है राजनीति के चलते, शिक्षा के प्रसार के चलते, समय के गुजर जाने के चलते। लेकिन प्रचंडता, सामंतवाद, निष्ठुरता, कायरता, निर्लज्जता जारी है। भवकाल की प्रवृत्ति गई नहीं, जाने वाली भी नहीं। जैसे आपको मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है और आप जिस सेवा में तैयारी करना चाह रहे हैं उसी के सिलेक्टेड कोई कैंडिडेट मिला और आप उसके साथ फोटो खींच लिए और स्टेटस पे लगा दिया कि फला व्यक्ति हैं, हमारे मित्र हैं, इस पद पे हैं। उसमें 2 भावनाएं हैं, एक तो ये कि आप वैसा बनना चाहते हैं और दूसरा आप उनका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा एक तीसरा और है जो सबसे खतरनाक है। इस कीड़े के शिकार मत हो जाना कि हमारे पावर के कारक ये भी हैं, नथिंग एल्स, कभी नहीं, नेवर। चाहे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो चाहे नॉन जुडिशरी, इन अधिकारियों के डिपार्टमेंटल सोच से बाहर निकलिए, इनके सुगूफे में मत आइए। और अगर कोई अफसरशाही में आकर और उसके बाद आपको एजुकेट कर रहा है तो और सावधान हो जाइए। बहुत चालाक पीस है वो साधारण बुद्धि नहीं है उसके पास। तुम जैसों को जो नए नए ग्रेजुएशन करके आके आईएएस पीसीएस की तैयारी में लग रहे हो, जुडिशरी की तैयारी में लग रहे हो, तुम्हारा नाप लेगा वो पूरा, मीठे मीठे। आपको अपने सहमित्रों से उतना खतरा नहीं है, आपके अपने परिवार से किसी का कोई खतरा नहीं है, प्रतिस्पर्धा नहीं है। आपको खतरा वहां सर्वाधिक है जहां आप शिक्षित होने जा रहे हैं, जिन पर आप भरोसा कर रहे हैं कि ये हमको बता देंगे तो हम नैया पार हो जाएगी। पीछे के सारे गुरुओं शिक्षकों को भूलकर हाई स्कूल में किसने पढ़ाया, 8th में किसने पढ़ाया, 10th में किसने पढ़ाया, आपको वो प्रोफेशनल डिग्री किसने दिलवाई, उनका सम्मान आपको नहीं, उनका नाम तक नहीं पता होगा आपको। लेकिन इनका जो बड़की दुकानियां खोले हैं, इनका सम्मान सबसे ज्यादा होना है। काहे भाई? फ्री में पढ़ाए थे, फ्री में पढ़ाने के लिए बैठा के पढ़ा रहे हैं। कभी आप इमेजिन कीजिए, जिस छत्ते के नीचे आपको बैठाते हैं हजारों की संख्या में, उसका टैक्स कितना आता है, ये कहां से भरते हैं? विचारशील बनिए, एकेडमिक की पढ़ाई को ईमानदारी से करिए और इस धंधे का जो चल रहा है सर्वनाश कीजिए। मैं क्या शब्द प्रयोग कर रहा हूं? कोचिंग पढ़ाने वालों के धंधे का सर्वनाश कीजिए। एकदम जड़ से ये पेशा खत्म होना चाहिए। और कर कौन सकता है? हम और आप।
स्टूडेंट कैसे एकेडमिक रूप से होशियार होके, विरोध करके नहीं, पत्रकारिता में लेखनी करके नहीं, किसी भी प्रकार से बकबक करके नहीं, लेकिन जिस समय आपको पढ़ना है उस समय का समय आप अगर जाया करेंगे तो बेसिक सीखने आएंगे। आप धन्य मनाइए, मतलब हिंदी सबसे मतलब फिसड्डी, और उसकी भी कोचिंग पल्लवित है, धब्बा नहीं है ये। 8th में क्या हिंदी पढ़ी, 9th में क्या पढ़ी, 10th 12th में क्या पढ़ी, और आपको पढ़ाए 100 कुंटल का गोबर गणेश। इस चीज को भीतर तक बैठाइए। जो पढ़ा रहा है आप ही जैसा है, आप ही जैसा किताबों में घिरा रहा है और आप ही जैसा समझ रखता है, वो ऐसे शेर खां कैसे हो गया? गंभीरता से लेने वाली बात है ये। किसके हित में? किसी के अहित में नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने उस हित में जो मोटी रकम आप ला के घर से, चाहे मसूर बेच के लाएं, चाहे सरसों बेच के लाएं, किसान का अगर बच्चा हो, अगर व्यवसायी का बच्चा है तो भी मोटी रकम ला के देता है। आज के समय में तो 50,000 नॉर्मली बात हो गई है। तो हमारे जैसा कोई मूर्ख थोड़े होगा कि 2,000 रुपये में पढ़ाए। और वो भी मैं साफ कह रहा हूं, इससे बस ट्यूशन पढ़ाने वाली बात, ट्यूशन पढ़ा के हम अपना टाइम, हमारा शिक्षा निकल जाए, हमारा ये कर्तव्य बिल्कुल नहीं, किसी काल में नहीं। बच्चे एक तो बेरोजगार, उनकी आत्मा की आह, उनके मां बाप की आह कौन लूटेगा भाई? ये हमसे ना होता। ठंडा पानी पी के सो रहा बेटा। जितने बच्चे जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं, आत्मा की तस्दीक करके उनसे पूछिए। साफ शब्दों में कहा, प्रेशर में अगर हो बिल्कुल ज्वाइन मत करना, बिल्कुल ज्वाइन मत करना। मुझे विदाउट प्रेशर, आनंद के साथ जितना दे दिया खत्म, कहानी खत्म। हम उसका लेखा जोखा ना रखते। ये मैं इस ऑन यूट्यूब मीडिया पर स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, ये जो आप संस्कार जो भी कहें इसको, ये माता पिता से आया है। हमारी माँ, हमारे पिताजी, वो प्रवृत्ति उन्होंने सिखाई ही नहीं। खसोट कर खाना, दूसरे का हक मार लेना, अपने आनंद में मगन रहना और हजारों लोगों के गले रेत देना, ये न्यायपालिका नहीं सिखाती। न्यायपालिका में वो भी क्षण आता है कि अपने बेटे के खिलाफ हमें जस्टिस देनी पड़ सकती है। संजोग टाइम वो अलग कानून का मुद्दा है कि पक्षकार है, उसमें जज अपना नाम हटा लेता है। और अगर इससे विचित्र कोई भी आचरण है तो कोई भी संस्कारी अधिवक्ता बंधु या बहन होगा, वो इसको बर्दाश्त नहीं होगा। वो समझ तो जाएगा ही कि चल क्या रहा है। आप तहसील में चले जाइए, जिला कचहरी में चले जाइए, पेशकार साहब के यहाँ क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कहने की जरूरत है। इसमें अपने मनोविज्ञान को, अपने स्वभाव को अंदर से इतना डेवलप कीजिए कि उनके प्रति संवेदना से भरिए जिनके लिए आपकी ड्यूटी लगी है। पूरे महीने में कितना न्याय करते हैं। जो गरीबों की फाइल लगी है, बेचारे वो अपने वकील की 50 रुपये 100 रुपये फीस नहीं पेमेंट कर सकते, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कैसे आएंगे भाई? 35,000 45,000 50,000 1.5 लाख फीस कहां से लाएंगे? रह यही जाना है, जल के खाक हो जाना है, लेकिन रोया रोया टहका कर। कितने भी काबिल हो, कितना भी बुद्धि आपकी तेज हो, कितना भी ज्ञान से आप भरे हो, ज्ञान ये इजाजत नहीं देता कि उसको बेचकर पैसा कमाया जाए।
अपमान है ज्ञान का। बेचने का विषय नहीं है ये। जो पुराने जमाने में गुरु लोग करते थे, बच्चों को निःशुल्क, उनको सरकार जो दे रही है, और बच्चे नियम से पढ़ने जाते भी थे। इसीलिए मैंने जिक्र किया मिडिल वाले स्टोरी का। परमात्मा ने अगर आपको टीजीटी बनाया है, पीजीटी बनाया है, जहां ड्यूटी दे रखी है उस पर ईमानदारी से काम करिए। और अगर राजा मिडास बनना है तो लास्ट में तुम्हारो बिटिया सोना हो जाई। ज्यादा सोने का शौक है तो सोने फिर हो जाई। रावण की सोने की लंका तो थी, उसका पिशाची पना गया था हैं? तो हम आपसे यही कहेंगे कि अगर न्यायिक सेवा या गैर न्यायिक सेवा की तैयारी में आप सब हैं तो मानवीय मूल्यों पर विचार करें। यूं ही सड़े गले जहां पाए वहां जुड़ गए। अरे खुद मेहनत करो भाई, क्या दिक्कत है? काहे माँ बाप के पैसे को फूंक रहे हो? तमाशा काहे बना रहे हो? इतना तो विवेक होना चाहिए, लेकिन वो भी प्रारब्ध के अधीन होता। जब भोगना लिखा है तो आप ठक मराओगे तो है ही। तो एक बार आज का वीडियो बंद करने के पहले, आज की बात पूरी हुई, इन सब चीज़ों पे मंथन करिए। अगर नई नई एज में तैयारी में आए हैं तो मुर्गा फंसा न ले कोई। आपको मुर्गा मान के आपको फंसा न ले। बहुत तगड़ा जाल बिछा है। और जितने ये जो जहाँ शिक्षा का हब चल रहा है, जैसे प्रयागराज है, थोड़े सेक्टर में लखनऊ है, ज़्यादा नहीं है, इंदौर तगड़े में है, जयपुर तो मतलब हबय है, कोटा आप जान ही रहे हैं, मुखर्जी नगर बदनामय है, पटना, तो जहाँ ये हब है वहाँ जाल ज़्यादा है। वहीं हम भी हैं। तो हम तो ऐसे बहेलिया हैं कि हम अपने में से निकाल के हुर्र हुर्र कर रहे हैं, उड़ जा जाल डालने को कौन कहे? जाल खोल के हुर्रा रहे, हुर्र हुर्र उड़ जा, निकल जा, भाग जा। ऐसा टीचर मिलत बताना। हमें इन पर भरोसा है। ये किशन कन्हैया देता ये है, आप लोगों को भी, आप लोगों के मना में बसता है, तब लाके हमको 4 पैसे के लिए वो कर देते हैं कि चलिए सर से जुड़ते हैं। ये मदन मुरारी माँ जगदम्बा की कृपा है, हमारी कोई औकात नहीं। ये यही बुलवाते भी हैं, तभी ये मैं बोलता हूँ, मुझे मेरे किसी से भैया वो नहीं है। हम आपको अपने सामर्थ्य पर खड़ा करना चाहते हैं। जैसे एक ज़माने में था, सन 98 तक ये प्रयागराज ऑक्सफोर्ड काहे कहलाता था? अपने दम पर टीचर पढ़ाता था, अपने दम पर बच्चे पढ़ते थे। रात के रात जून महीना ऐसे कड़कड़ाती, मतलब इतनी भीषण गर्मी पड़ती थी, पूस महीना कड़कड़ाती सर्दी पड़ती थी, उसमें एग्जाम होते थे, रिजल्ट आता था आईएएस का तो पूरा रेला लग जाता था। इतनी कोचिंग होने के बावजूद प्रयागराज काहे रसातल में चला गया? काहे नहीं मेंस नहीं करत भाई? और मुखर्जी नगर से भी पोस्टपोन हो गया, जयपुर से रिजल्ट आ रहा है। ये बड़े तुरम खां जो बाजार लगाए हैं और अकल बेच रहे हैं, ये बहुत जानकार हैं, तो काहे नहीं करत भाई? इसका मतलब जानते हैं, आप गिरोह में फंस गए हैं। आप अपनी शिक्षा के लिए गिरोह में फंस गए हैं। इससे निकलिए, कोई और निकालेगा नहीं, खुद निकलना पड़ेगा। जिनको गवर्नमेंट पैसा दे रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर बना के भेजे, उनसे पढ़वाइए ना। निश्चित तौर पर वो जानकार हैं, कंपटीशन बीट करके आए हैं, चाहे बेसिक में, चाहे एकेडमिक में, चाहे एलएलबी में, उनसे पढ़वाइए। वो काहे बैठे पैसा खा रहे हैं भाई? खाली फर्जी का शोध। आप लोग वहां नहीं सक्रिय होते और अपने गार्जियन पर दबाव डालते हैं कि इतना मोटी फीस लगेगी, कोचिंग करेंगे तो निकल जाएगा। गार्जियन बेचारा आपके एकेडमिक के बारे में क्या जानता नहीं, वो सोचता है हमारा बचवा सही कह रहा है, उठा के दे देता है। अब तो ऑनलाइन का जमाना है। बच्चियों के माँ बाप ये भी सोचते हैं चलो बिटिया हमारी घर ही रहेगी, कोई बात नहीं, मन दुखी ना हो, दे देते हैं। लेकिन वो कहाँ डाल रही है? किस बेवकूफ के यहाँ डाल रही है वो? मैं अपनी आंतरिक इच्छा तो यही चाहता हूँ
कि आने वाले 10 साल के अंदर इसका पूर्ण सफाया हो। और परमात्मा से मैं लाइव मीडिया पे कह रहा हूं कि खुदा न खास्ता अगर मुझे पॉलिटिक्स में ले जाकर के वहां पहुंचाया, बाकी आप समझ जाइए, अगर हम खुदा न खास्ता वहां पहुंच गए तो चाहे जो कर देना पड़े मुझे, कल्याण सिंह की तरह, मैं चलने नहीं दूंगा। इस पर अध्यात्म कुछ भी लाना पड़े, पूर्णतया पाबंदी होनी चाहिए। क्यों? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि इसके लिए बच्चे अतिरिक्त पैसा न दें। खैर, ये पीछे हैं, मुस्कुरा रहे होंगे कि तुझको कहाँ ले जा रहे हैं, तू कहाँ जाएगा। तो बाबा पे ही छोड़ते हैं, लेकिन मैं अपने मन की बात कर, जैसे आपसे हमारी बातचीत इसी भाव से होती है, जैसे हम दोस्त बैठ के बात कर रहे हैं। हमारी अधिवक्ता बहनें भी इस बात से सहमत होंगी। उनको पैसा कितने दिक्कत से उनके माँ बाप देते हैं भाई। अगर कहीं बहन हमारी शादीशुदा है तो उसको 2 झोले में झूल रही है, एक ससुराल एक मायका, दोनों आस लगाए पड़े हैं। और एक एज के बाद कितना देगा कोई पैसा, और वो पैसा कोचिंग वाले को देना है। अच्छा तमाशा बना रखा है भाई। काहे देना पड़ रहा है? क्योंकि एकेडमिक में पढ़ा ही नहीं गया, पढ़ाया भी नहीं गया। आप सोचिए अपने राज्य का, और हर राज्य का दुर्भाग्य देखिए कि जो एकेडमिक में टीचर है वो अपने वेतन से संतुष्ट नहीं है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी भी निगाह इधर, जो टीजीटी है उसकी भी इधर। मतलब A to Z किसी भी सेवा में व्यक्ति जा रहा है उसकी सबकी निगाह इधर। आप लोग काहे इसमें आग में घी और डाल रहे हैं? जल जाएगा, राख हो जाएगा। पूरी शिक्षा व्यवस्था की कह रहा हूं गरिमा तार तार तो हो ही रही है। प्रयागराज की ये हालत हो गई, 98 से 2023 आ गया। तरसते हैं रिजल्ट यहाँ के गली कूचों में। आईएएस देने वाला टीजीटी पीजीटी के लिए तरस रहा है। बहुत सोचनीय विषय है। आप वस्तुनिष्ठ सवाल के लिए कोचिंग करने जाते हैं, शर्म से डूब मरना चाहिए। लाइन बाय लाइन पढ़ नहीं सकते। कौन कोचिंग वाला लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा रहा है? हैं? सोचिए, इस पर विचार कीजिए। ऐसे दूसरे तीसरे दिन झिझोड़ूंगा। हाँ, जो छोटा मोटा कार्यक्रम ये चल रहा है कि आप मेंस में बैतरणी पार हो जाएं, प्री में बैतरणी पार हो जाएं, उसके लिए सीरीज और क्लास जो हम चल रही है हमारी, उसके लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर से जुड़कर कुछ जल्दी हो सकता है, तो नंबर हमारा यह है 7705090393। इस पर व्हाट्सअप कीजिए, बातचीत होगी, बात जमेगी जमेगी नहीं। हमें अगर लगा कि आप उस काबिल हैं तो आप पढ़िए खुद से, ठीक है। और इंटरव्यू के शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी भी बढ़िया रखिए। चाहे रिजल्ट दिसंबर में आए, चाहे ज्वाइनिंग नए साल में हो, लेकिन हो इंटरव्यू देने जाइए। हमारे सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से खास करके उनसे जो उत्तर प्रदेश से जाएंगे बिहार में देने, सबसे अपील है दमदारी से पढ़िए, मौका दोबारा हाथ नहीं लगेगा। बहुत बड़ी वैकेंसी है, ठीक है। और आप अधिवक्ता बहनों से रखते रखते फ़ोन अपील करना चाहूँगा, 29 मिनट हो चुका है, कि चाहे आपकी शादी हो गई हो या ना हो गई हो, आप बुद्धिमानी से काम लीजिए, क्रोध में नहीं आना है। संतुलित रहिए, संयत लीजिए, जहर पी लीजिए, आप सिलेक्शन पा जाएंगी। ये दोनों, मायका और ससुराल दोनों, आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे, ठीक है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को बहुत बहुत सारा प्यार, नमस्कार। उनके माँ पिता को मेरा नमस्कार, सर झुकाता हूँ। और सभी का कल्याण हो, इस मंगल भावना के साथ आज की वाणी विराम देता हूँ। कल फिर मिलूंगा। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।